हाँ जी। तो कैसे हैं आप लोग? सो माय नेम इज़ शिवम ठाकुर। आई डिड माय ग्रेजुएशन फ्रॉम नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी शिमला। आई गॉट ऑल इंडिया रैंक 81 इन HP एनलेट विच इज़ राइट नाउ क्लैट। सो आज हम आप लोगों की बहुत सारी क्वेरीज का जवाब देने वाले हैं। क्लैट क्या होता है, क्लैट में क्या स्ट्रीम चूज़ करनी चाहिए, क्लैट के कैरियर ऑप्शंस क्या हैं, क्लैट के लिए हमें क्या प्रिपरेशन करनी चाहिए। आज हम लोग इन सभी क्वेश्चंस के आंसर करने वाले हैं। जो सबसे पहले क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है कि क्लैट होता क्या है, व्हाट इज अ क्लैट, कि क्लैट एग्जाम है क्या। तो इस चीज़ को समझने के लिए मैं आपसे एक एग्जांपल लेता हूँ, आपको आई थिंक और अच्छा समझ में आएगा। आप लोगों ने जेई एग्जाम का नाम सुना होगा कि भाई जेई का एग्ज़ाम है। तो ये एग्ज़ाम किसके लिए होता है? IIT के लिए होता है और NITs के लिए होता है, मतलब गवर्नमेंट जो कॉलेजेस हमारे हैं बीटेक के, उनके लिए होता है। आपने नीट का एग्ज़ाम सुना होगा, जो हमारे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैं, एम्स, इनके लिए होता है वो, और कुछ अदर कॉलेजेस हैं। तो वैसे ही अगर आपको लॉ फील्ड में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से अपना LLB BLLB ऑनर्स करना है, देन यू हैव टू गिव क्लैट एग्जाम। क्लैट एग्जाम की फुल फॉर्म क्या है? कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट। क्लैट की फुल फॉर्म क्या है? कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट। हम क्लैट एग्जाम के थ्रू क्या पाते हैं? जब भी हम क्लैट का एग्जाम देते हैं तो हम पहुंचते हैं नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज में। फिर एक क्वेश्चन माइंड में और आता है कि सर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज में पहुंचने के बाद हम क्या करेंगे, कैसे क्या होगा। तो उस क्वेश्चन को थोड़ा सा हम बाद में लेके पहले हम ये समझते हैं कि क्लैट एग्जाम होता क्या है, इसमें क्या आता है, हम लोग इसको कैसे इसकी प्रिपरेशन को स्टार्ट करेंगे। तो जैसे आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट कि जो क्लैट है वो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ के लिए होता है, एंड इंडिया में देयर आर अराउंड 26 नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ प्लस वन, जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो हमारे इंडिया में 26 नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ से आप BA LLB ऑनर्स या BB LLB ऑनर्स कर सकते हैं। इट मीन्स 5 ईयर लॉ कोर्स। फिर हमारे माइंड में ये आता है कि भाई क्लैट का एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, या फिर अगर हमें क्लैट करना है तो हमें क्लास 12th में कौन सी स्ट्रीम कवर करनी है। तो अब हम ये बात करते हैं कि अगर हमें क्लास 12th में, अभी हम पढ़ रहे हैं, हम क्लास 12th में जाने वाले हैं, तो मेरे अकॉर्डिंग, मेरे पर्सनल नॉलेज के अकॉर्डिंग, बिकॉज मैं खुद नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से हूँ, तो मुझे पता है कि इस चीज़ का कोई भी इम्पैक्ट आपके ऊपर नहीं पड़ता है कि आपकी स्ट्रीम क्या है। आपकी स्ट्रीम ह्यूमैनिटीज़ भी हो सकती है, आपकी स्ट्रीम साइंस भी हो सकती है, आप कॉमर्स भी ले सकते हो। तो आपकी जो स्ट्रीम है क्लास 12th की, वो कोई भी हो, उससे कोई बड़ा इम्पैक्ट नहीं पड़ता है हमारे क्लैट एग्जाम के ऊपर। बट यस, वी कैन से दैट कि अगर हम ह्यूमैनिटीज़ लेते हैं तो कहीं ना कहीं जो क्लैट का GK पार्ट आता है वहाँ पे हमें थोड़ी सी हेल्प मिलती है। तो अगर आप मुझसे बहुत ही स्पेसिफिक आंसर चाहते हैं कि सर वो कौन सी स्ट्रीम है जो हम क्लास 12th में चूज़ करें जिसकी वजह से हम क्लैट में अच्छा स्कोर कर पाएँ, देन आई कैन से कि ह्यूमैनिटीज़। बट कोई स्पेसिफिक स्ट्रीम आप चूज करो फॉर द क्लैट एग्जाम, ये मेरे साइड से सजेशन कभी नहीं होगा। यू कैन गिव क्लैट एग्जाम, चाहे आपकी स्ट्रीम ह्यूमैनिटीज हो, चाहे वो साइंस हो, चाहे कॉमर्स हो, डजेंट मैटर। देन फिर अगला क्वेश्चन हमारे सामने ये आता है कि सर क्लैट एग्जाम का पैटर्न क्या है। क्लैट एग्जाम में 5 सब्जेक्ट्स जो हैं आपके वो आते हैं। कितने? 5। सबसे पहला आपका आता है इंग्लिश, जिसको हम बोलते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। ये कौन सा हो गया? फर्स्ट। सेकंड आपका है लॉजिकल रीजनिंग।
देन थर्ड वन इज जीके, फोर्थ वन इज लीगल, एंड द फिफ्थ वन इज क्वांट्स। अब क्लैट की प्रिपरेशन करने से पहले हमें यह भी पता होना चाहिए कि रेशियो क्या है, व्हाट इज द रेशियो। सो क्लैट के एग्जाम में हम देखते हैं कि 120 क्वेश्चंस आते हैं एंड 120 मिनट्स का टाइम रहता है हमारे पास में। सो जो इंग्लिश है वो आपकी 20%, जो लॉजिकल रीजनिंग है वो 20%, जीके 25%, लीगल 25% एंड क्वांट्स 10%। तो जिन बच्चों को ये डर लगता है कि सर मेरी तो क्वांट्स अच्छी नहीं है, मेरी मैथ्स अच्छी नहीं है, तो मैं क्लैट कैसे निकालूंगा, आपके क्वांट्स का परसेंटेज बहुत कम है। आप देखते हैं कि इट इज ओनली 10%। तो अगर आप जब क्लैट का कट ऑफ देखते हो तो जो हमारा कट ऑफ रहता है वो 85 प्लस रहता है। अगर हम ये 4 सब्जेक्ट्स को भी अच्छे से कर ले तो हमारा ये जो कट ऑफ है वो मीट हो जाएगा। और कोई चीज नहीं आती है, सोल्यूशन ये नहीं है। क्या जब हम जन्मे तो क्या हमें उस टाइम पे हिंदी आती थी, इंग्लिश नहीं, बट हमने सीखा ना। सो जो एक बेसिक लेवल की जो एक मैथ्स आती है उसको हम ऑलरेडी अपने इंस्टीट्यूट में, अपनी क्लासेस में बाय सेल्फ स्टडी हम उसको सीख सकते हैं, बिकॉज दे आर सम स्पेसिफिक टॉपिक्स जो क्लैट में बार बार रिपीट होते हैं। सो हम उन स्पेसिफिक टॉपिक्स पे अपना ये पूरा हार्डवर्क करके, पूरी अपनी प्रिपरेशन करके हम मैथ्स को भी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। क्वेश्चन कम्स, सर कैरियर ऑप्शंस क्या क्या हैं ये बताइए। सबसे बड़ी चिंता यही होती है कि अगर मैं कोई भी स्ट्रीम चूज कर रहा हूं, अगर मैं अपने कैरियर के लिए कोई भी पाथ चूज कर रहा हूं, तो उसमें कैरियर ऑप्शंस हैं क्या मेरे पास में। सो मैं क्लैट को डिवाइड करता हूं 3 पार्ट्स में। जनरली मैं जो क्लैट के कैरियर ऑप्शंस हैं मैं उनको डिवाइड करता हूं 3 पार्ट्स में। लिटिगेशन, सिविल सर्विसेज जिसको हम सरकारी एग्जाम्स भी कहते हैं, देन कॉर्पोरेट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर। पहले हम बात करते हैं लिटिगेशन के सेक्टर की। लिटिगेशन में हम कोई भी कर सकते हैं। हमारा मन हो तो हम क्रिमिनल लिटिगेशन कर सकते हैं, हमारा मन हो तो हम सिविल लिटिगेशन कर सकते हैं, साइबर क्राइम की लिटिगेशन कर सकते हैं, टैक्स की लिटिगेशन कर सकते हैं। सो वी हैव वेरियस ऑप्शन इन लिटिगेशन कि हमें लिटिगेशन की फील्ड में क्या करना चाहिए। भाई हम प्रैक्टिस कर सकते हैं कोर्ट में, सिविल लॉ की प्रैक्टिस कर सकते हैं, आपके कॉन्ट्रैक्ट्स हो गए, मैरिज डिस्प्यूट्स हो गए। देन हम क्रिमिनल लॉ की प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके अलावा हम टैक्स की प्रैक्टिस कर सकते हैं, बहुत ही एक इमर्जिंग फील्ड है। देन हम आईपीआर के लिए प्रैक्टिस कर सकते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। जैसे आप देखते हो कि हर कंपनी के पास में खुद का एक ट्रेडमार्क होता है, या फिर आप बहुत ही नॉर्मल देखिए, अभी आपके पास कोई बुक रखी हो तो उस बुक का आप सेकंड या थर्ड पेज देखिए, उस पर लिखा होगा कॉपीराइट। सो ये चीजें एक, अब इंडिया में जैसे ही हम लोग डेवलप्ड कंट्री की तरफ बढ़ रहे हैं तो कंपनीज बढ़ रही हैं। जैसे ही कंपनीज बढ़ रही हैं तो इसके डिस्प्यूट्स भी बहुत ज़्यादा स्पीड से बढ़ रहे हैं। ये बहुत ही इमर्जिंग फील्ड है हमारे लिटिगेशन की। देन प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट्स आते हैं एंड ब्लैन ब्लासो। तो आप लिटिगेशन किसी भी फील्ड में कर सकते हैं, ये फील्ड तो आपके लिए ओपन है। देन हम बात करते हैं सिविल सर्विसेज एग्जाम्स की। तो इसमें जो सभी का फेवरेट रहता है वो है जुडिशरी का एग्जाम। आप जुडिशरी के एग्जाम में अपीयर हो सकते हो। कुछ स्टेट्स ऐसे हैं एज लाइक राजस्थान जो आपके 5th ईयर में ही आपका एग्जाम कंडक्ट करा देते हैं। कुछ ऐसे हमारे स्टेट्स हैं जो बोलते हैं कि भाई आपके पास में लॉ की डिग्री होनी चाहिए, देन आप एग्जाम के लिए अपीयर हो सकते हो। इसके बाद में आता है बैंक। हर बैंक में एक लीगल ऑफिसर होता है। देन हम बात करते हैं एपीओ, असिस्टेंट प्रोसिक्यूटर ऑफिसर, जो एक जिसको हम बहुत ही लेमन लैंग्वेज में बोलते हैं सरकारी वकील, इसका भी आप एग्जाम दे सकते हो। देन जैग,
जज एडवोकेट जर्नल, आपके डिफेंस में जो कोर्ट मार्शल होता है उनके अलग लॉज होते हैं और उसके लिए अलग एडवोकेट्स और अलग जजेस होते हैं जो हमारे जैग एग्जाम के थ्रू अपॉइंट किए जाते हैं। उसके साथ साथ हम देखते हैं कि जितने भी हमारी पीएसयूज हैं वहाँ पे जॉब्स निकलती हैं, जितने भी हमारे पास में गवर्नमेंट सेक्टर्स हैं एज लाइक म्यूनसिपैलिटी हो गया या फिर कोई मिनिस्ट्री हो गई या फिर कोई अदर ऑर्गेनाइजेशंस एज लाइक आपकी इंडस्ट्रियल अथॉरिटी हो गई, इन सभी के पास में एक लीगल ऑफिसर होता है जो किसी न किसी एग्जाम के थ्रू ही अपॉइंट होता है। दिन हम इसके बाद बात करते हैं कि इफ यू ना प्रिपेयर फॉर द यूपीएससी एग्जाम्स, तो कहीं ना कहीं आपको बीए एलएलबी ऑनर्स एक इसमें भी एज प्रोवाइड करता है इन कंपेयर टू अदर स्टूडेंट्स, कि आप बीए एलएलबी ऑनर्स कर रहे हो, आपका जो पॉलिटी का पार्ट है वो यहीं पे कवर हो गया, जो आपका ऑप्शनल लॉ है वो यहीं पे कवर हो गया। तो ऐसे हम देखते हैं कि जो हमारे यूपीएससी का मेन सिलेबस है उसका 50% ऑफ द पार्ट आप क्लास में ही कवर कर लेते हो, अपने कॉलेज में ही कवर कर लेते हो। तो कहीं ना कहीं एक इजी टास्क हो जाता है हमारे लिए ऐसे एग्जाम्स को क्रैक करना। देन उसके बाद हम जाते हैं प्राइवेट सेक्टर्स में। अगर हम अभी और भी एग्जाम्स हैं जो हम पब्लिक सेक्टर में चेक कर सकते हैं, जैसे आपका सेबी का एग्जाम हो गया, आपका आरबीआई के एग्जाम्स हो गए, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्स हैं जो हम देख सकते हैं। देन फिर इसके बाद हम बात करते हैं कॉर्पोरेट सेक्टर की। तो जो मेन अभी हमारे इंडिया में एक यू कैन से लहर चल रही है, सो वो है लॉ फर्म्स की। आप लॉ फर्म्स में जा सकते हैं। अब ये लॉ फर्म्स क्या होती हैं, मैं बहुत ही अगर आपको लेमन लैंग्वेज में इसका एग्जांपल दूं तो आप ये समझिए कि जैसे कि एक कंपनी ए है और एक कंपनी बी है। सो कंपनी ए और कंपनी बी दोनों बहुत ही एक बिग कंपनीज हैं, इनका एक अच्छा खासा टर्नओवर है। इन्होंने आपस में कोई कॉन्ट्रैक्ट किया कि लेट्स टेक एग्जांपल कि ए जो है वो बी को प्लास्टिक पाइप सप्लाई करेगा, वाटर पाइप बोल सकते हैं, सप्लाई करेगा और बी इसको कुछ रुपीस देगा। अब आप ये समझिए कि अगर इनके बीच में कोई डिस्प्यूट आता है, अगर कोई डिस्प्यूट इनके बीच में आ गया तो आपको क्या लगता है कि क्या इनके पास में इतना सफिशिएंट टाइम है कि ये कोर्ट की प्रोसीडिंग्स में एक अपना 10 इयर्स 20 इयर्स का टाइम वेस्ट करें? तो ये चाहते हैं कि भाई हमें कोई स्पीडी रेमेडी मिले कि हम जल्दी से अपने इस मैटर को सॉल्व कर लें और अपने बिजनेस को आगे ग्रो करें। तो उसके लिए क्या होता है, उसके लिए ये जाते हैं आर्बिट्रेशन के लिए या कंसिलिएशन के लिए। तो जो ये बिग कंपनीज हैं, जब ये ऐसे किसी सेक्टर को चूज करती हैं, आउटसाइड द कोर्ट सेटलमेंट करने का ट्राई करती हैं, तो वो एक लॉ फर्म्स को अप्रोच करती हैं। लॉ फर्म्स इनके मैटर को डील करते हैं। सो मैं आपको अगर बहुत ही एक और वाइड रेंज में बता दूं तो लॉ फर्म्स का मतलब ये है कि एक पर्सन है या एक से ज़्यादा ही पर्सन है, ये क्या करते हैं, पूरी टीम हायर करते हैं। इस टीम को एक बहुत ही बड़ी टीम को हायर करते हैं जो बिग मैटर्स को या बड़े डिस्प्यूट्स को देखते हैं। अब ये लॉ फर्म किसी भी चीज़ की हो सकती है। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि वो सिविल लॉ फर्म है, वो आर्बिट्रेशन देख रही है, आपकी लिटिगेशन की भी लॉ फर्म हो सकती है, टैक्स की भी लॉ फर्म हो सकती है। अगर मैं कुछ आपको नेम सजेस्ट करूं तो आप देख लीजिए S&A देख लीजिए, आप सैम, शार्दुल अमरचंद मंगलदास, कैम, सिरिल अमरचंद मंगलदास, लूथरा, दीज आर दी बिग लॉ फर्म जो हमारे इंडिया में अभी करंटली वर्क कर रही हैं। और भी लॉ फर्म्स हैं, बट ये ऐसी कुछ लॉ फर्म्स हैं जो काफ़ी ज़्यादा इंडिया में बड़े लेवल पे काम कर रही हैं। फिर उसके बाद में अगर आप कॉर्पोरेट सेक्टर में और मूव करना चाहते हो तो आप ये देख सकते हो कि इन हाउस काउंसिल, जितनी भी हमारी कंपनीज हैं उन सभी के पास में एक खुद की एक लॉ टीम होती है। उस लॉ टीम में वर्क करने के लिए हम क्या बोलते हैं कि इन हाउस काउंसिल है, कि ये इस कंपनी के जो है वो इन हाउस काउंसिल है। जितने भी कंपनी के डिस्प्यूट्स हैं
वो ये पूरी जो एक टीम है वो देखेगी, उसको हम बोलते हैं इन हाउस काउंसिल में करना। तो फिर हम बात करते हैं अदर कंपनीज जो आपको हायर करती हैं। अब आप देख रहे हैं कि हमारे पास में वेरियस कैरियर ऑप्शंस हैं लॉ के बाद में। आई थिंक मैं एक चीज मिस कर रहा हूं, मैं मिस कर रहा हूं आपको पैकेज बताना कि सर कितनी सैलरी प्रोवाइड होती है। तो अगर मैं आपको लिटिगेशन के लिए सजेस्ट करूं तो मैं ये बोलूंगा कि लिटिगेशन में इट डिपेंड्स कि आप हार्डवर्क कैसा कर रहे हो। अगर आप अच्छा हार्डवर्क कर रहे हो देन 3 to 4 ईयर्स में आपकी एक अच्छी अर्निंग, आई कैन से दैट कि 20 लाख प्लस की अर्निंग स्टार्ट हो जाती है। इट डिपेंड्स ऑन योर हार्डवर्क। लिटिगेशन इज ऑल अबाउट हार्डवर्क, योर नॉलेज, योर स्किल्स। तो यहां पे आप कितनी भी अर्निंग कर सकते हो। बहुत से ऐसे एडवोकेट्स इंडिया में हैं जिनकी एक एक हियरिंग में वो करोड़ चार्ज करते हैं। सो इट डिपेंड्स कि आपका नॉलेज कैसा है, आपने कितना हार्डवर्क किया है, आपकी क्लाइंटेल कैसी है। जब हम सिविल सर्विसेज की बात करते हैं तो जो आपका एवरेज पैकेज रहता है वो 14 to 18 लाख के बीच में रहता है स्टार्टिंग में। जब हम कॉर्पोरेट सेक्टर की बात करते हैं तो ये भी आपका 16 to 20 लाख के बीच में। आई एम टॉकिंग अबाउट द एवरेज पैकेज, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द हाईएस्ट पैकेज। हाईएस्ट पैकेज तो कुछ भी हो सकता है, इट मे बी इन क्रोर्स, बट एवरेज पैकेज जो है वो आपका 60 to 20 लाख रहता है कॉर्पोरेट में। सिविल सर्विसेज में 14 to 18 लाख, बट यहाँ पे पर्क्स ज़्यादा हैं। लिटिगेशन में इट डिपेंड्स ऑन योर हार्डवर्क कि आप कितना हार्डवर्क कर रहे हैं एंड ऑल्सो अबाउट योर नॉलेज कि आपकी नॉलेज कैसी है। तो यहाँ पे आप कितनी भी अर्निंग कर सकते हो। सो ये हमारे एक कैरियर ऑप्शंस के बारे में हमने बात कर ली। अब हमें ये बात करना है कि सर नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कि हाउ टू स्टार्ट प्रिपरेशन फॉर द क्लैट एग्जाम। क्लैट एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कब से स्टार्ट करनी है और कैसे करनी है। सो इसके लिए हमें कुछ फैक्ट्स के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। क्लैट का एग्जाम कब होता है? सो जो आपका क्लैट का एग्जाम है ये होता है फर्स्ट वीक का फर्स्ट संडे ऑफ दिसंबर ये डेट आपको हमेशा याद रखनी है कि आपका एग्जाम कब होता है, फर्स्ट संडे ऑफ दिसंबर। इट मीन्स कि अगर आप क्लैट के लिए प्रिपरेशन करना चाह रहे हो तो जैसे ही आप क्लास 11th के एग्जाम को पास करते हो या फिर आप क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम्स को पास करते हो, आप तुरंत ही अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दो। बिकॉज जो आप मेनली एग्जाम्स देखते हो तो वो आपके क्लास 12th के बाद में होते हैं, बट जब हम क्लैट एग्जाम की बात करते हैं तो जो आपके 12th के बोर्ड होंगे वो बोर्ड होंगे आपके अप्रैल में, बट जो आपका क्लैट का एग्जाम है वो हो जाएगा दिसंबर में ही। सो आपको प्रिपरेशन पहले से स्टार्ट करनी पड़ेगी। प्रिपरेशन को स्टार्ट करने के लिए आपको एक पहले स्ट्रेटजी को बनाना पड़ता है। आपको PYQs को समझना पड़ता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। कि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को समझने के लिए जब आपने एक वर्ड सुना होगा बहुत बार कि एनालाइज द पेपर्स, बट हाउ कैन आई एनालाइज द पेपर, कैसे पेपर को एनालाइज करना है उस चीज को समझना होगा। तो उसके लिए वी आर हेयर फॉर यू। अगर आपको हमसे कोई भी गाइडेंस चाहिए सो हमारे नीचे कॉन्टेक्ट नंबर है, आप उस पर कॉन्टेक्ट कर लीजिए। देन वी विल गाइड यू कि आपको कैसे इस PYQ को एनालाइज करना है। उसके बाद में आप अपनी स्ट्रेटजी बनाओगे कि आपको इस पर्टिकुलर सिलेबस को कितने टाइम में कंप्लीट करना है। देन आप इसके बाद में टेस्ट दोगे। टेस्ट की जो वीकनेसेस होंगी उनको आप फिर उस पर वर्क करोगे, फिर उसे रिवाइज करोगे, फिर आप टेस्ट दोगे, फिर आप ऐसे सो ऑन ऑफ मूव करते रहोगे। तो एक प्रिपरेशन को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले ये समझना है कि उस एग्जाम की डिमांड क्या है। मैं आपको बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, बहुत सिंपल सा एग्जांपल है कि आप देखते हो GK, जनरल नॉलेज। अब जब आप बात करते हो UPSC एग्जाम्स की, लेट मी कम टू द अनदर पेज, आप वर्ड देखते हो GK। अब UPSC एग्जाम में भी GK आती है, PCS एग्जाम्स में GK आती है। जितने भी वनडे एग्जाम्स होते हैं
एज लाइक रेलवे, उसमें भी एक जीके आती है, जुडिशरी जीके आती है, बैंकिंग एग्जाम्स जीके आती है, क्लैट एग्जाम जीके आती है, सीयूईटी एग्जाम जीके आती है, या एलएलबी जिसको हम सीयूटी पीजी बोलते हैं जीके आती है। बट हम एक चीज नोटिस करेंगे कि जितने भी ये एग्जाम्स हैं ए टू जेड, सभी एग्जाम्स में जीके आती है, बट सभी एग्जाम्स के जीके के क्वेश्चन का पैटर्न अलग अलग होता है। तो हमारे एग्जाम के लिए मे बी कि हम प्रिपेयर कर रहे हो फॉर द एलएलबी एग्जाम्स, मे बी फॉर द क्लैट एग्जाम, तो हमारे एग्जाम के लिए वो कौन सी जीके है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, हमें ये समझना पड़ेगा पहले। इंग्लिश भी हर जगह आती है, लॉजिकल रीजनिंग हर जगह आती है, बट हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से क्या इंपॉर्टेंट है। बिकॉज आपको इस चीज में अभी रिसर्च नहीं करनी है कि आपने, अब मैं आपसे बोल दूं बड़ा जीके पढ़ लो, जीके की मार्केट में 1 लाख प्लस बुक्स हैं, आप कितनी बुक्स पढ़ोगे। मैं बोलूं आप इंग्लिश पढ़ लो, मार्केट में लैक्स ऑफ बुक्स हैं, आप कितनी पढ़ लोगे। और अभी हमारा जो एम है वो रिसर्च एनालिस्ट बनने का नहीं है, पीएचडी करने का नहीं है। जो हमारा एम है वो अभी क्या है कि हम इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए, चाहे हम क्लैट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे हम एलएलबी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, उस एग्जाम को क्रैक कैसे करना है, हमारा पर्पस ये है। और किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपको एक स्ट्रेटजी, एक गाइडेंस चाहिए होती है। अदरवाइज आप देखते हो कि एक पर्सन है जो 5 ईयर से तैयारी कर रहा है किसी भी एग्जाम की, अच्छी मेहनत करता है, अच्छी पढ़ाई करता है, उसका एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा। बट देयर इज अ पर्सन जो सिर्फ 1 साल के लिए आया सॉरी मुझे कोल्ड हो गया यस प्लीज। कोई एक पर्सन आया जो सिर्फ 1 साल के लिए आया हुआ है, उसने 1 साल तैयारी की, एग्जाम को क्रैक कर दिया। कॉम्पिटेटिव एग्जाम इज नॉट ऑल अबाउट कि आप कितनी पढ़ाई करते हो, इट ऑल अबाउट कि आपकी डायरेक्शन क्या है पढ़ने की, आपकी गाइडेंस क्या है पढ़ने की। दैट्स वाई वी आर हेयर फॉर यू। कि आप कितना पढ़ रहे हो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ये मैटर नहीं करता है, मैटर ये करता है कि आपकी गाइडेंस कैसी है, आपकी स्ट्रेटजी कैसी है, आप कितने फोकस्ड हो। तो उस चीज से अपनी हम क्लैट की प्रिपरेशन को स्टार्ट करेंगे। नाउ आई थिंक इट्स मार्च, सो जितना जल्दी हो पाए आपने क्लैट की प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दे। बिकॉज इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो हमारे पास में सिर्फ अराउंड 9 मंथ्स बचे हुए हैं, 9 भी नहीं बोलूंगा मैं, इट्स 8 मंथ ओनली आपकी क्लैट की प्रिपरेशन को, क्लैट के एग्जाम के लिए। सो इफ यूर क्लास 11th राइट नाउ, सो start your preparation as soon as possible. If you are in class 10th right now, आपने भी बोर्ड्स के एग्जाम दिए क्लास 10th के, then you should also start your preparation because फिर आपको एक अच्छा टाइम मिल जाएगा इन चीज़ों को समझने के लिए और इन चीज़ों को ग्रैब करने के लिए। फिर बाद में आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि सर किस स्किल्स की रिक्वायरमेंट है, सर वो कौन सी स्किल्स हैं जिसकी रिक्वायरमेंट है इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए। तो मेरे अकॉर्डिंग जो हमारा क्लैट का एग्जाम है उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट स्किल है आपकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स। सबसे इंपॉर्टेंट, इस चीज को आप मार्क कर लीजिए। आपकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स जितनी अच्छी होंगी आपका क्लैट का एग्जाम उतना अच्छा हो जाएगा। अब मैंने ये क्यों बोला, बिकॉज हम देखते हैं कि क्लैट के 120 जो क्वेश्चंस हैं ये सभी क्वेश्चंस पैसेज फॉर्म में आते हैं एंड वी हैव टू इंटरप्रेट दैट पर्टिकुलर पैसेज। कि हमें जो एक फ्रेज होता है रीड बिटवीन द लाइंस, उस पैसेज के जो वर्ड्स लिखे हुए हैं उसके पीछे की क्या बात है हमें वो समझना है। बिकॉज लिटिगेशन इज ऑल अबाउट इंटरप्रिटेशन, कि आप किस चीज को कैसे इंटरप्रेट कर रहे हो। सो आपकी जितनी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स अच्छी होंगी आपका क्लैट का एग्जाम उतना ही अच्छा जाएगा। सो नाउ इफ यू वांट टू प्रिपेयर फॉर द क्लैट एग्जाम और इफ यू वांट एनी गाइडेंस फ्रॉम अस, सो आप जो हमारा नंबर नीचे दिया हुआ है, जो मेल आईडी है, आप सीधे हमें कांटेक्ट कर सकते हो अपनी गाइडेंस के लिए, 1-to-1 काउंसलिंग के लिए, या फिर कुछ भी आपको जानना हो रिगार्डिंग द क्लैट एग्जाम, आपके कुछ क्वेरीज हो तो आप कमेंट बॉक्स में पिन कर दीजिए, या फिर आपके कोई क्वेश्चंस हो या आपको कोई गाइडेंस चाहिए, सो यू कैन कॉन्टेक्ट अस
at the given number. Thank you so much everyone. This is all from my side. Thank you so much.